हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मेरी ऑनलाइन क्लास पर। हमने सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट कर रखा है और आज तक हमने 6 वीडियो पहले से ही इस चैनल पर अपलोड कर दिए। तो जिस स्टूडेंट ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार पहले वाली वीडियो देख लें ताकि ये वीडियो भी आपको समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, हर बोर्ड के एग्जाम में जरूर 100% आपके एग्जाम में ये आना ही आना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, हमारे सिलेबस के अंदर ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उनको हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। सिंपल सी भाषा में बात करूं तो वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन जो डिपेंड करे किस पर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर। किस पर डिपेंड करे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर। जबकि डिपेंड नहीं करे किस पर, नेचर ऑफ सोल्यूट पर। नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड ना करे कि वो कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, बट केवल किस पे डिपेंड करे? नंबर ऑफ मोल पे। और नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करने का मतलब हो गया आपके अमाउंट पर डिपेंड करना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसका मतलब अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है। तो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल नॉन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो देख लेते हैं। और एक बात और, जो आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, जिस सॉल्यूशन की आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे हो उसके अंदर जो सोल्यूट है वो कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो डिपेंड करती हो किस पर? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो उसके जितने भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हैं उनकी नेचर कैसी है उस पर डिपेंड नहीं करें। बस ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हो और उस सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होना चाहिए, ऐसी प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमारे पास कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एक है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमें ये देखना है कि कितना वेपर प्रेशर लोअर हो रहा है जब आप उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हो किसी सॉल्वेंट के अंदर। और ये हमें पहले ही राउट लॉ से भी हमने प्रूव किया है और वैसे कंसेप्ट से भी मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया है कि अगर हम सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। सेकेंड एक पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड प्रॉपर्टी रहेगी हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है या थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और नंबर 4 पे जो रहने वाली है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 100% आपके एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, 100% श्योर आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है। और फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। When a non-volatile solute is dissolved in a liquid, the vapor pressure of the solution becomes lower than the vapor pressure of pure solvent। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो जिन बच्चों ने अभी तक पिछली वीडियो को वॉच नहीं किया है वो पहले पिछली वीडियो को प्ले करके उस वीडियो में देखें और आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का, वो प्योर सॉल्वेंट से क्या आता है? कम आता है। हम कुछ स्टेटमेंट ले लेते हैं इसके लिए। लेट अस कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन। लेट अस कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन विच कंटेन ए एंड बी कंपोनेंट्स। ए एंड बी कंपोनेंट्स। और हम सपोज कर लेते हैं, सपोज बी इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट।
बी जो है वो कैसा है हमारा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। अगर हम अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ हम ये लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू राउट लॉ के हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि जो पी ए है वो हमारे पास पी नोट ए एक्स ए होगा और जो पी बी है वो हमारे पास पी नोट बी एक्स बी होगा। और अगर हम यहाँ से प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालें, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारे पास, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। अब ये वैल्यू हमने जो निकाली है वो वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा पी नोट ए एक्स ए और प्लस पी नोट बी एक्स बी। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर हेयर पी नोट बी की जो वैल्यू है वो 0 रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि बी इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। बी कैसा है हमारे पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इसके वेपर नहीं बनते हैं और वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, अगर ये हम इस तरह से लिखे तो ऊपर वाली जो इक्वेशन हमने लिखी है वो कैसे लिख सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए लिख सकते हैं। अब इसको मैं रीअरेंज करता हूँ तो कैसे लिखता हूँ, पी एस अपॉन ए पी नोट ए लिख सकता हूँ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स ए की इक्वल आ जाएगा। इसका मैं अगर करूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि हम ये रिलेशन जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो जिन्होंने, मैं फिर बता रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देखें, तभी समझ में आ पाएगा आपका। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है तो एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी हो जाएगी। इसको दोबारा से रीअरेंज करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी लिख सकता हूँ मैं। इसका हम एलसीएम लेंगे सॉल्यूशन तो हमारे पास देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा पी नोट ए, इसको हम लिखेंगे पी नोट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एक्स बी। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी और इसी इक्वेशन से हम ये क्लियर हो रहा है। देखो ये जो पूरी टर्म है पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको मैं शॉर्ट में RLVP लिख रहा हूँ। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो ये है, अगर मैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट बढ़ा देता हूँ, देखो मोल फ्रैक्शन कब बढ़ेगा, सोल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये छोटा m है ऊपर, स्मॉल m नीचे कैपिटल M है। तो मास कब बढ़ेगा, जब मास तब बढ़ेगा जब आप उसमें अमाउंट बढ़ाओगे, और मास बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल चेंज होगा तो मोल फ्रैक्शन चेंज होगा, मोल फ्रैक्शन चेंज होगा तो आपकी RLVP चेंज होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट it is clear that RLVP is a कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये बच्चों प्रूव हो गया है कि जो RLVP है वो हमारे पास क्या एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हो, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और RLVP ये क्लियर हो चुका है कि वो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे, मास ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा देते हो, उस पर डिपेंड करता हुआ आप बता देते हो, तो इसका मतलब वो क्या, आपके पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, उस प्रॉपर्टी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, अब हमें RLVP का यूज कर मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो हमारा जैसा नाम देख रहे हो, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट यूजिंग RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर मैं थोड़ा सा आपको रफली करके यहाँ पे दिखाऊं, लाइन खींच के एक साइड में रफ वर्क यूज कर रहा हूँ, तो अभी मैंने ये प्रूव कर दिया कि पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी होता है। यानी अब मुझे मोलर मास निकालना है तो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता है क्या चाहिए, एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, यानी नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको क्या चाहिए, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास चाहिए। तो ये m कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसे w को लिख दूंगा, m को मैं w लिख दूंगा गिवन मास को, और मोलर मास को मैं कैपिटल M ही रहने दूंगा। तो इसका मतलब मुझे a और b के, na और nb निकालने के लिए
मुझे ए के मास और मोलर मास सपोज करने पड़ेंगे। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी आर मास ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट्स रेस्पेक्टिवली। ये ए और बी कंपोनेंट्स के मास हो गए। और कैपिटल एम ए एंड कैपिटल एम बी आर मोलर मास of A and B components respectively, of A and B components respectively। हमने ये क्या मान लिया है, जो एम ए और कैपिटल एम बी लिखा है वो हमने मान लिया मोलर मास, ठीक है। तो ये हमने सपोज कर लिया है। अगर हम ये सपोज करें तो हम यहाँ पे एन ए और एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई कैपिटल एम में हो जाएगा। और एन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन बी की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू बी डिवाइड बाई कैपिटल एम बी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए एक कंडीशन लगाते हैं। मान लीजिए इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर रहा हूँ। फर्स्ट हमारी ये रह जाएगी, ये जो इक्वेशन है हमारी ये फर्स्ट वाले, तो जिसमें हमने आर एल वी पी के बारे में बताया है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद क्या करेंगे, अगर जब आपके एक्स बी की वैल्यू निकल चुकी है उसके बाद आपको करना है कि सपोज करना है, सपोज सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। अगर सॉल्यूशन आपका वेरी डाइल्यूट है देन एन ए प्लस एन बी अप्रोक्सीमेटली रिटर्न एज एन ए। क्योंकि अगर आपके पास ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और ये सोल्यूट बहुत ही कम अमाउंट के अंदर है, तभी तो डाइल्यूट होगा सॉल्यूशन, कम अमाउंट के अंदर। और कम अमाउंट के अंदर है तो आपके पास सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में और बड़ी वैल्यू में अगर छोटी वैल्यू हम ऐड करेंगे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सो इक्वेशन सेकंड कैन बी रिटन एज, सो इक्वेशन सेकंड कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस, सॉरी अब क्या लिखेंगे, ओनली एन ए रहेगा, नीचे क्या रहेगा, एन ए रहेगा। अब एन बी और एन ए की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, एक्स बी इज इक्वल टू, एन बी की वैल्यू क्या है यहाँ देखिए, एन बी की वैल्यू ये रही ऊपर जो लिखी हुई, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम बी, फिर ये डिवाइड आ जाएगा। उसके बाद हमें एन ए की वैल्यू पुट करनी, एन ए की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए। अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास एक्स बी की वैल्यू देखिए क्या निकल के आएगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो लिखा गया वो इरेज करें तो एक्स बी इज इक्वल टू आ जाएगा, डब्ल्यू बी ऊपर ही रहेगा बट कैपिटल एम बी नीचे लिखना पड़ेगा आपको, और डब्ल्यू ए नीचे ही रहेगा जबकि कैपिटल एम ए को हमें ऊपर लिखना पड़ेगा। ये इक्वेशन थर्ड आ गई। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, हमने पीछे वाले स्लाइड में ये लिखा है कि पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। तो ये इक्वेशन मान लीजिए मैं 4 मान लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पे जो इक्वेशन से जो एक्सपोर्ट के अंदर पुट करेंगे तो यूजिंग इक्वेशन 4 या इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, तो क्या मिलेगा देखिए, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए। पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इज इक्वल टू एक्स बी की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। हमें क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो यहाँ से हम एम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। एम बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए इंटू डब्ल्यू ए। ये आपके पास निकल जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या निकल जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यूज कर कर आप निकाल सकते हो।
अब देखिए, अगर आपने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल ली है तो ये इक्वेशन में 5 लिख देता हूँ, और इसी पे आपसे कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। ये इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना था, जो ये इक्वेशन है जिसको हम पहले प्रूव करके आए पिछली स्लाइड के अंदर, ना समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लें। पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी, और यहाँ से हमने एक्स बी की वैल्यू निकाल के पुट किया और कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको मैं ईबीपी लिख सकता हूँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ईबीपी लिख सकता हूँ। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो लिखा है वो आपको स्पष्ट शब्दों में, आसान शब्दों में लिखा है। आप नोट्स बनाते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेट अस सपोज दिस इज ए कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर आपका प्योर सॉल्वेंट है। इसके अंदर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, और इसका वेपर प्रेशर है, मान लीजिए 0.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इसका वेपर प्रेशर। और जो इसके द्वारा एटमॉस्फेयर के द्वारा जो इस पे प्रेशर लगाया जा रहा है, लेट अस सपोज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम क्या करेंगे, इसको हीट देना स्टार्ट करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे इसको हम टेम्परेचर देंगे, जैसे इसको हम हीट प्रोवाइड करवाएंगे, तो क्या होगा कि आपके पास इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसके वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और वेपर प्रेशर 0.7 से 0.8, 0.9, और जब इस आपका ये जो सॉल्वेंट है, जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा, वो टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सब्सटेंस का वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर उसका प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं अलग अलग कंटेनर लेता हूँ, आपको मैं पिछली वीडियो में ये भी मैं करवा चुका हूँ कि जो वेपर प्रेशर है ऑफ सॉल्यूशन, वो हमेशा ही कम होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, अगर आपने उसके अंदर जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल ऐड किया है तो। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर आपका प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर 0.7 है, और एक और कंटेनर ले लिया, इसका नाम ए दे देता हूँ, इसका नाम बी देता हूँ। इसके अंदर मैंने ये देखिए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया कुछ। जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, इसका प्रेशर कम हो जाएगा, लेट अस सपोज 0.6। और इनको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आने के लिए आप बता सकते हो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऐसा कह लो, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसको तो 0.7 से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक के लेके आना है, इसको 0.6 से लेकर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेके आना है। तो यहाँ पे 0.4 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे हीट ज्यादा देना पड़ेगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको मान लेता हूँ मैं टी नोट बी, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मान लेता हूँ टी बी। तो आप देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपका ज्यादा ही है किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। कितना ज्यादा है, इंक्रीज कितना है, ये निकालने के लिए इसमें अंतर निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं, और डिफरेंस आ जाएगा टी बी माइनस टी नोट पी, टी बी माइनस टी नोट पी, ये आपके पास निकल गया। तो ये जो डेल्टा टी बी है, इसी को ही हमने क्या बोला है, ईबीपी बोला है, इसी को हमने क्या बोला है, ईबीपी। अगर मान लीजिए इसके अंदर मैं कुछ सोल्यूट और ऐड कर देता हूँ, तो मान लीजिए इसके अंदर मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो ज़्यादा ऐड कर देता हूँ, तो इसका जो प्रेशर है वो और कम आ जाएगा, लेट अस सपोज 0.14। और इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो TB1 है, इनका अगर मैं अंतर निकालूंगा तो वो और ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये जो डेल्टा TB में जो वैल्यू में चेंज आ रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा वैसे तो कि जो डेल्टा टीबी है वो आपका एक सीपी है, डेल्टा टीबी है वो क्या आपके पास एक है सीपी है। सीपी का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर हम आगे बढ़े तो देखिए कुछ पॉइंट लिखे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन विच द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है हमेशा ज़्यादा होता है। मान लीजिए हमें ग्राफ भी बनाए एक्सपेरिमेंटली, इसका वेपर प्रेशर देखें, ये आपके पास टेम्परेचर होगा,
और यहाँ पे हम वेपर प्रेशर लेते हैं वाई एक्सिस कह लो, तो आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा। अगर आपको ऐसा आएगा, दूसरे कंपोनेंट का भी अगर आपको ऐसा आएगा। फर्स्ट मैं मान लेता हूँ आपके पास ये सॉल्वेंट का है, और सेकंड मान लेता हूँ मैं किसका, ये सॉल्यूशन का है, और ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो देखिए कब इसका टेम्परेचर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा, मतलब ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम यहाँ बात करें तो ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अब देखिए जैसे यहाँ पे जीरो होता है, फिर 1 2 3 4 ऐसे वन, तो आपको डेफिनेटली पता चल रहा है कि जो टी बी है वो आपका ग्रेटर देन है किससे, टी नोट बी से। और टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, डेल्टा टी बी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ईबीपी बोलते हैं। तो ग्राफ से भी क्लियर कर सकते हो। वैसे भी मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लेस ऑप्शन है, वो आपके पास क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है। ठीक है। द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल रेदर देन देयर नेचर। तो डिपेंड किस पर करेगा, सोल्यूट पार्टिकल पे ही डिपेंड करेगा। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नोट बी। दिस इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जो टी बी नोट है, टी बी नोट है, इसको हमने बोल दिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, या हम कहें टी नोट भी बोल दो इसको, टी नोट भी है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये जो नोट है वो नोट हटा दो, सीधा टी बी लिखना है, और टी बी आपके पास क्या जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, ये भी ठीक करें, यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। देखो अगर हम एक कंसंट्रेशन होती है मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है बच्चों मोलरिटी। पर आपको पता है कि मोलरिटी जो है वो डिपेंड करती है किस पर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो हम ये नहीं चाहते कि टेम्परेचर के साथ हमारी कंसंट्रेशन टर्म चेंज हो, इसलिए हम यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन लेना पसंद करेंगे, और मोलर कंसंट्रेशन का मतलब मोलिलिटी। और ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हुआ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख देंगे, एम। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लगा दिया के बी इंटू क्या करते हैं हम, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम आपके पास मोलिलिटी है, के बी क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट टेम्परेचर के नाम है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट कह सकते हो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कह सकते हो, एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट कह सकते हो, और यूनिट आपकी केल्विन किलोग्राम पर मोल। यूनिट निकालना देखो बच्चों कोई मुश्किल नहीं, यूनिट तो आप निकाल सकते हो। जैसे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू कितना आ जाता है, के बी इंटू एम आ जाता है, और के बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा पास, डेल्टा टी बी डिवाइड बाई एम के इक्वल आ जाएगा। और जो एम होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं तो मोल की तो मोल हो जाएगी, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम। तो के बी इज इक्वल टू, ऊपर क्या है टेम्परेचर है तो टेम्परेचर केल्विन हो जाएगी, यहाँ पे मोल हो जाएगा, और किलोग्राम कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो के बी की यूनिट में क्या लिखता हूँ, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो फॉर्मूला अगर याद है, ये डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, जिसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना रहा हूँ। इससे आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। अब हमें निकालना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सोल्यूट यूजिंग ईबीपी। तो आप अगर यहाँ भी मैं रफ बनाऊँ तो मेरे पास है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या चाहिए, के बी इंटू एम चाहिए, और जो एम होता है वो होता है आपके पास एन बी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए। तो मुझे ये सब चीज़ें अज्यूम करके चलना पड़ेगा जो भी मुझे निकालना है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो मुझे गिवन मास चाहिए, मोलर मास चाहिए, और नीचे वेट भी चाहिए यानी मास चाहिए। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी आर मास। वो भी मास किस में, इन ग्राम, आर मास ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट्स, ए एंड बी कंपोनेंट्स रेस्पेक्टिवली। और मोलर मास मान लेते हैं एम ए एंड एम बी आर मोलर मास ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट रेस्पेक्टिवली। ये हमने इस तरह से इनको हम सपोज कर सकते हैं, जो जो हमें स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। ठीक। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, एक तो एन बी निकालना है। तो एन बी निकालना है तो एन बी किसकी इक्वल हो जाएगा, एन बी जो है वो इक्वल हो जाएगा, जस्ट ए मिनट,
एन बी जो है वो हो जाएगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट, तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू बी, मोलर ऑफ सोल्यूट एम बी। अब मैंने कहा है कि ये ग्राम के अंदर है, तो मोलिटी का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स को तो लिख देंगे डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए। अगर ग्राम के अंदर है तो हम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, 1000 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, लगा देंगे, ठीक है। इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम बी इंटू कितना आ जाएगा, पास डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो। अब हम ये जानते हैं कि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाला एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ हम लिख सकता हूँ वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ठीक है। तो अब ये जो m की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट क्या मिलेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम बी इंटू डब्ल्यू। हमें तो एम बी की वैल्यू निकालनी है, तो एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, तो के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू। ये तो आप सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई या जैसा भी है तो बिल्कुल ईजी सा लेवल होता है, आप निकाल सकते हो। हमें एम बी की वैल्यू निकालनी है, एम बी इधर चला जाएगा, डेल्टा टी बी इधर आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। तो ये जो आपकी इक्वेशंस है वो आपकी हेल्प करेगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।